हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स जो टॉपिक है जेके पीएसआई में। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैं एमसीक्यूज जो है वो कवर करूँगी क्योंकि मैंने ये जो टॉपिक है ये पहले पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है, हर एक पार्ट को डिस्कस किया है और अभी मैं इसके ऊपर एमसीक्यूज करवाऊंगी। जो जो चीज़ें वहाँ पे अगर रहती होंगी पेंडिंग, वो आपकी हर एक चीज़ इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो में कवर हो जाएगी। तो मैंने सोचा एग्ज़ाम जो है वो अभी आने वाला है तो एमसीक्यूज करते हैं, इससे टॉपिक भी रिवाइज हो जाता है और एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वो भी साथ साथ में जुड़ते जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। हाँ, एक बात बता दूँ, पीडीएफ जो है ये आपको जेके सिविल सर्विसेज की ऐप पे मिलेगी। ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए, डैश रेफर्स टू द एबिलिटी और competence to express one's feeling, needs or desires openly and directly, but in a respectful manner or without hurting one's feelings। ये मैंने इंटरपर्सनल स्किल्स में पढ़ाया था कि इंटरपर्सनल स्किल्स में एक ऐसा पार्ट भी होता है जब आप अपनी बात जो है, अपनी बात रखते हो, अपनी फीलिंग्स आप रखते हो विदाउट हर्टिंग एनीवन। ठीक है, किसी को बिना हर्ट किए अपनी बात को पॉजिटिवली रखते हो, तो वो कौन सी एबिलिटी होती है? उस एबिलिटी को बोला जाता है असर्टिवनेस। पार्ट ए इसका आंसर है असर्टिवनेस। ठीक, असर्टिवनेस क्या है? एक एबिलिटी है जब आप ओपनली, जब अपनी बात को आप रखते हो, अपनी फीलिंग्स को रखते हो, उसी को क्या बोला जाता है? और बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैनर में जब बात होती है उसको ही बोला जाता है असर्टिवनेस। चलिए, एनीथिंग दैट प्रिवेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज इज कॉल्ड। ठीक है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि मैसेज जो सेंडर ने सेंड किया है वो रिसीवर अंडरस्टैंड नहीं कर पाया है, तो इसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नॉइस या बैरियर या कोई भी डिस्ट्रैक्शंस जो कि अंडरस्टैंड नहीं करने देती है जो मैसेज सेंडर ने रिसीवर को भेजा होता है, दैट इज़ नॉइस। चलिए आगे। डैश मीन्स इन्वॉल्विंग रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस विद इन अस others, being aware of how emotions influence behavior and being able to respond to emotions appropriately। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कोपिंग विद द स्ट्रेस यहाँ पे नहीं आएगा, कोपिंग क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ नहीं आएगा, डिसीजन मेकिंग, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होंगी क्योंकि जब कोई इमोशनली बात बता रहा होता है उस वक्त एट दैट पर्टिकुलर टाइम इमोशंस को इमोशनली ही हैंडल किया जाता है। सो इसका आंसर है कोपिंग विद इमोशंस। ठीक है, कोपिंग विद इमोशंस। चलिए आगे। विच वन इज नॉट कंसिडर टू बी अ स्किल रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ग्रुप डिस्कशन। हाँ जी, तो होता है इन ग्रुप जब जो होती है डिस्कशन चल रही होती है तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी स्किल है जो जिसकी ज़रूरत नहीं होती है? एक तो कम्युनिकेशन स्किल उसमें होनी चाहिए, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो अच्छी डिस्कशन होगी। इंटरपर्सनल स्किल्स भी वहाँ पे अच्छी होनी चाहिए, असर्टिवनेस हो गई, एम्पैथी हो गई, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन एक स्किल वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ प्लानिंग। ठीक है, कौन सी चीज़ जो है वो ग्रुप डिस्कशन में एज ए स्किल उसकी ज़रूरत नहीं होती है, वो है प्लानिंग। क्योंकि ग्रुप में प्लान करके थोड़ी ना आता है कोई कि किस तरह से कोई आगे से क्या आंसर करेगा तो मैंने उसको ये जवाब देना है। प्लानिंग नहीं होती है उसमें। उसमें क्या होता है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये प्लानिंग का उसमें ज़रूरत नहीं है। चलिए, डैश इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, कंसीडर एंड अप्रिशिएट अदर पीपल्स सर्कमस्टांसेस, प्रॉब्लम्स एंड फीलिंग्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी एबिलिटी है जो किसी को अंडरस्टैंड करे, कंसीडर एंड अप्रिशिएट करें, हम किसी के सर्कमस्टांसेस को कंसीडर भी करें और अप्रिशिएट भी करें, किसी की प्रॉब्लम्स को समझें, किसी की फीलिंग्स को समझें, दैट इज़ एम्पैथी। ठीक है, इसको बोला जाता है एम्पैथी। जब कोई किसी को अंडरस्टैंड करता है, उसकी फीलिंग्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसको देख के या उसके वर्ड सुन के, जब हम खुद उस फीलिंग को जो आगे नेक्स्ट पर्सन के अंदर है उसी फीलिंग्स को जब एक सेकंड पर्सन जो है वो अपने अंदर ले आता है, दैट इज़ एम्पैथी। ओके, सिंपथी नहीं आएगा क्योंकि सिंपथी जो होता है वो हम किसी पे दया करते हैं और एम्पैथी होता है किसी को समझते हैं, दया नहीं करते हैं, किसी की फीलिंग्स को समझते हैं।
Informal communication network within the organization is known as what? Is known as interpersonal communication. क्योंकि जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशंस में, ऑर्गेनाइजेशन हो गई किसी कंपनी वगैरह में, वहाँ पे जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मास कम्युनिकेशन जब होती है तो उसमें पब्लिक बहुत लार्ज नंबर में होती है और हिट्रोजिनियस होती है, पता नहीं होता कि कौन कौन लोग उस कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं, ये नहीं होता क्योंकि हिट्रोजिनियस पब्लिक होती है और लार्ज नंबर में होती है। और इंट्रापर्सनल तो हो ही नहीं सकती क्योंकि इंट्रापर्सनल होती है विद इन सेल्फ, इंटरपर्सनल होती है जब 2 या 3 या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में आपस में कम्युनिकेशन हो। सो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में होती है उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। चलें आगे। एन इनर अर्ज इन एन इंडिविजुअल टू डू समथिंग इज कॉल्ड, कि जो एक इनर अंदर से जो एक अर्ज आती है, मन करता है कुछ करने का जब किसी इंडिविजुअल का, तो उसको क्या बोला जाता है? जब वो कुछ करता है कुछ, तो उसको बोला जाता है इनिशिएटिव। ठीक है, जब पर्सनली कोई इंसान अंदर से कोई चीज़ करना चाहता है या करता है, जब कोई इंडिविजुअल अपनी अंदर से अपनी मर्जी से कोई चीज़ जब करता है तो उसको बोला जाता है कि एक इनिशिएटिव लिया है उसने। वैसे तो जब कोई इंडिविजुअल कोई वर्क या कुछ भी करे उसमें परसिस्टेंस, कॉम्पिटेंसी और क्रिएटिविटी, ये तीनों ज़रूरी होते हैं। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। क्रिएटिविटी भी चाहिए, परसिस्टेंस भी चाहिए, कॉम्पिटेंसी भी चाहिए। लेकिन जब वो शुरू करता है एक अर्ज के साथ, उसको बोला जाता है इनिशिएटिव। जब कौन सा इनिशिएटिव उसने लिया है कुछ करने का, उसको बोलते हैं इनिशिएटिव। ओके, चलिए। प्रेज, रिकॉग्निशन एंड अटेंशन आर पार्ट ऑफ विच सोर्स ऑफ पावर। तो कौन सी पावर होती है जब हम किसी की प्रेज करते हैं, किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं या किसी की अटेंशन जो है वो देते हैं, तो ये कौन सी पावर है? दैट इज़ रिवार्ड पावर। लेजिटिमेट पावर नहीं हो सकती, एक्सपोर्ट पावर, ये तीनों ही नहीं हो सकती क्योंकि रिवार्ड को, क्योंकि प्रेज को ले सिंपल आप, प्रेज क्या होता है? जब हम किसी की प्रेज करते हैं तो एक किस्म का उसको रिवार्ड देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अटेंशन देते हैं, दैट इज़ रिवार्ड पावर। चलिए आगे। When person receives too many messages at the same time is called, जब एक जो पर्सन है वो रिसीव करता है बहुत सारे मैसेजेस एक ही टाइम में उसको आ जाएं, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है मैसेज ओवरलोड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मैसेज नहीं है, मैसेज डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, एंड मैसेज, ये तीनों नहीं आएंगे। मैसेज जब ज़्यादा ही आ जाएं एक पर्सन को अलग अलग तरीके से, तो जैसे व्हाट्सएप पे कोई बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे मैसेजेस आ जाएं, तो उसको क्या बोलोगे? मैसेज ओवरलोड। कॉम्प्लेक्स मैसेज नहीं होगा ना, तो मैसेज डिस्ट्रैक्शन है। द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिटेड द मैसेज। तो कौन होता है जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, मैसेज को सेंड करता है? तो वेरी सिंपल, ये होता है सेंडर। सेंडर ही मैसेज को ट्रांसमिट करता है, सेंडर ही सेंड करता है मैसेज को रिसीवर तक। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ अ डैश। तो मैसेज एक ऐसा सिग्नल है जो ट्रिगर करता है रिस्पॉन्स। किसके रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है? वो रिसीवर के रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है, क्योंकि रिसीवर रिस्पॉन्स देता है। मैसेज जब जाता है रिसीवर के पास तो वो रिस्पॉन्स देता है, रिसीवर के रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है मैसेज। ओके, चलिए आगे। अ डैश इज़ डिफाइंड एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये बहुत ही सिंपल है, नाउन की डेफिनेशन है। तो कौन है जो डिफाइन करता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग? तो ये होता है नाउन। अ नाउन इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। सो इसका आंसर है नाउन, बी पार्ट। चलिए आगे। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन विद डैश लेटर। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा कौन से लेटर के साथ शुरू होता है? तो वो कौन सा लेटर होता है? वो होता है कैपिटल लेटर के साथ। इसका आंसर है पार्ट बी, कैपिटल लेटर के साथ प्रॉपर नाउन शुरू होता है, क्योंकि प्रॉपर नाउन में क्या होते हैं? नेम होते हैं, इंपॉर्टेंट नेम्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जगहें होते हैं, तो वो हमेशा जब भी शुरू होते हैं तो वो विद द कैपिटल लेटर शुरू होते हैं। जैसे जम्मू, तो जे जो है यहाँ पे कैपिटल आएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी प्रॉपर नाउन, जैसे किसी का नाम हो सकता है, जैसे महात्मा गांधी, एम बड़ा महात्मा गांधी। ओके ओके, तो प्रॉपर नाउन होते क्या है? ये कोई प्रॉपरली जगह का नाम बताते हैं, प्रॉपरली किसी पर्सन को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका जो वर्ड होता है फर्स्ट,
ठीक है, इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर ही लिखा जाता है, रनिंग या स्मॉल या न्यूमेरिकल नहीं होता है। चलिए आगे। A dash noun require capitalization only if they start the sentence or the part of a title। तो कौन से नाउन है जिसका स्टार्टिंग वर्ड जो होता है, स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होता है, वो भी कब, जब पूरा सेंटेंस लिखना हो। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर नाउन में वर्ड की बात होती है, एक वर्ड की बात होती है। जैसे जम्मू हो गया, महात्मा गांधी, झांसी की रानी, किसी बुक का नाम हो सकता है, इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम, ठीक है। तो ये होता है, उसमें से वर्ड होता है, उसका फर्स्ट लेटर वो आता है कैपिटल में। और यहाँ पे और कॉमन नाउन में पूरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो होता है, पूरा सेंटेंस जो लिखा हो, माई नेम इज़ कोमल भारती जैसे मैं बोलूँगी, तो इसमें जो एम होगा वो बड़ा आएगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस लिखना होता है जिसमें फर्स्ट लेटर को हमेशा कैपिटल लिखना होता है, उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। अगर वर्ड की बात करें, वर्ड को कैपिटल लिखना है तो वो प्रॉपर नाउन होता है। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे। The dash of the correct channel depends on the situation under which the communication takes place। तो कम्युनिकेशन जो होती है वो कब होती है, जब करेक्ट चैनल का क्या किया जाए, करेक्ट चैनल का चॉइस किया जाए। अगर सही चैनल चूज़ किया जाए तो कम्युनिकेशन भी अच्छी होती है। तो चलिए आगे। अ डैश कनेक्ट्स द सेंडर टू द रिसीवर, कि क्या है जो सेंडर को रिसीवर के साथ कनेक्ट करता है, तो इसका आंसर है चैनल। ठीक है, चैनल के थ्रू जो आपका रिसीवर होता है वो सेंडर के साथ कनेक्ट करता है। जैसे अगर चैनल लिया जाए कि हमने ईमेल करके सेंडर ने अपना मैसेज ट्रांसमिट करना है रिसीवर को, या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से अगर उसने किसी ने मैसेज ट्रांसफ़र करना है, किसी ने कुछ बात करनी है, तो क्या कनेक्ट करता है सेंडर और रिसीवर को, चैनल कनेक्ट करता है। चलिए। डैश इज सेंट टू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल whereas डैश may be meant फॉर द जनरल पब्लिक। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि डैश इज सेंट टू द स्पेसिफिक। हाँ, अगर ग्रुप ऑफ पीपल होगा, अगर एक स्पेसिफिक ग्रुप दिया होता है, उसके बीच में जब आप कोई चीज़ सेंड करते हो, पूरे ग्रुप के बीच में, उसको क्या बोला जाता है। और जनरल पब्लिक के लिए जो चीज़ सेंड होती है, उनके लिए जो चीज़ होती है, तो उसको क्या बोला जाता है। जब ग्रुप ऑफ पीपल हो, स्पेसिफिक ग्रुप ने कोई चीज़ जब सेंड की जाए तो उसको सर्कुलर बोलते हैं, ठीक है। और जब जनरल पब्लिक के लिए हो तो उसे नोटिस बोलते हैं। इसलिए इसका आंसर डी है, सर्कुलर और नोटिस। पहले में आएगा सर्कुलर, सेकंड में आएगा नोटिस। ओके, नोटिस होता है जनरल पब्लिक के लिए और सर्कुलर होता है इनटू अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द मेंबर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम पोस्ट। तो ये मैंने कम्युनिकेशन का जो लेक्चर था उसमें बड़े अच्छे से समझाया था कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होती है बिटवीन द मेंबर्स, और जब वो सेम पोस्ट पे हों, इन दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है एट द सेम पोस्ट, इस तरीके की कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेटरल कम्युनिकेशन। या तो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेम मेंबर भी हो सकते हैं, या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेम लेवल पे हों, उनके बीच में भी कम्युनिकेशन जो होगी उसको भी लेटरल ही बोलते हैं। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रिटन कम्युनिकेशन एंड डैश कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो कौन कौन सी दो कम्युनिकेशंस में डिवाइड है, रिटन कम्युनिकेशन और दूसरी कौन सी है, इसका आंसर है पार्ट बी, ओरल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में रिटन और ओरल दोनों इंक्लूड होती हैं। जो मैंने पिछली टॉपिक में पढ़ाया था उसमें एक मिस्टेक हो गई थी कि जो रिटन कम्युनिकेशन है वो एक्चुअली मैंने नॉन वर्बल में लिख दिया था बाय मिस्टेक, but written communication is a part of verbal communication. Written and oral both are part of verbal communication. Okay, चलिए next. To imagine what life is like for another person. तो अगर कोई एक पर्सन जो इंडिविजुअल है, अगर वो इमेजिन करता है किसी अनदर पर्सन की लाइफ के बारे में कि उसकी रियल लाइफ कैसी है, उसको इमिटेट करता है, तो इस तरीके की जो इमेजिनेशन है उसको क्या बोला जाता है। तो सेल्फ अवेयरनेस तो हो नहीं सकता क्योंकि अनदर पर्सन की बात है, तो सेल्फ अवेयरनेस यहाँ नहीं है, ना तो ये क्रिएटिव थिंकिंग है, ना ही क्रिटिकल थिंकिंग है, दैट इज़ एम्पैथी। ठीक है, इस तरीके की इमेजिनेशन जब आप किसी सेकंड पर्सन की लाइफ को लेके इमेजिनेशन करते हो कि उसकी लाइफ किस तरह से होगी बहुत ही अच्छे पॉजिटिव वे में, दैट इज़ एम्पैथी। पार्ट बी इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगर मैनेजमेंट स्किल इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैनेजिंग डैश। तो एंगर मैनेजमेंट स्किल जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, किसको मैनेज करो तो एंगर जो है, एंगर मैनेजमेंट स्किल उसको बोला जाता है। अगर कोई पर्सन अपनी फीलिंग्स को मैनेज करे, कोई भी इंडिविजुअल फीलिंग्स को मैनेज करे, मैनेजिंग फीलिंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंगर मैनेजमेंट। सो इसका आंसर है फीलिंग्स, ठीक है। एंग्जाइटी नहीं है, एंगर भी नहीं है। एंगर मैनेजमेंट में सिर्फ एंगर को मैनेज नहीं करते हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए कि मैनेज किसको करना है एंगर मैनेजमेंट में, तो फीलिंग्स को मैनेज करना है, क्योंकि एंगर भी एक फीलिंग ही है। तो अगर आप फीलिंग को मैनेज करोगे तो गुस्सा, एंगर नहीं आता है। दैट इज मैनेजिंग ऑफ फीलिंग्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंगर मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the effective participation in group discussion primarily ought to be a good, ठीक है। जो भी अगर कोई इंडिविजुअल अगर इफ़ेक्टिव पार्टिसिपेशन करता है किसी भी ग्रुप डिस्कशन में, तो वो जो इंडिविजुअल है वो सबसे पहले क्या होना चाहिए। देखिए, लिसनर भी आ सकता है, लेकिन एक्यूरेट आंसर है वो है कम्युनिकेटर। पार्ट ए इसका आंसर है कम्युनिकेटर, क्योंकि लिसनर जो है ना, लिसनर, क्योंकि अगर कम्युनिकेटर है तो वो लिसनर भी होगा और एक स्पीकर भी होगा, क्योंकि कम्युनिकेटर है ना, वो लिसनर भी होगा, लिसनर प्लस स्पीकर दोनों होगा। यहाँ पे सिंपल सिर्फ लिसनर दिया हुआ है तो लिसनर नहीं आएगा, कम्युनिकेटर आएगा, क्योंकि इफेक्टिव पार्टिसिपेशन किसी ग्रुप डिस्कशन में वही पर्सन कर सकता है, वही इंडिविजुअल कर सकता है जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर होगा, जो अच्छे से सुनता भी है और अच्छे से अपनी बात रखता भी है, स्पीकिंग भी उसकी अच्छी है। सो इसका आंसर है पार्ट ए, कम्युनिकेटर। कॉमन कॉन्सेप्शन ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स डैश एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन में आप क्या करते हो, सेंडिंग एंड रिसीविंग। कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की, सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन। इसका आंसर है पार्ट ए, सेंडिंग। फेशियल एक्सप्रेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर डैश कम्युनिकेशन। फेशियल जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो किस कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल है। फेशियल आपको पता ही है कि ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, जब आप ओरली नहीं बोल रहे हो ना, तो वो रिटन फॉर्मेट में है, जब वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, सिंपल फेस के एक्सप्रेशन से कम्युनिकेशन हो रही है, दैट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है ये वर्बल नॉन वर्बल दोनों हो सकती है। वर्बल में तो फेशियल एक्सप्रेशन हो ही नहीं सकता, सो जो फेशियल एक्सप्रेशन है दैट इज एन एग्जाम्पल फॉर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चलिए, डैश इज अ प्रोसेस दैट चूजेज अ प्रेफर्ड ऑप्शन और कोर्स ऑफ एक्शंस फ्रॉम अमंग अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्राइटेरिया और स्ट्रेटजीज। ठीक है, Dash is the process that chooses a preferred options or courses of actions from among a set of alternatives on the basis of given criteria or strategies। तो कौन सा प्रोसेस होता है जिसके अंडर किसी पर्टिकुलर इंसान को, इंडिविजुअल को कोई ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है कि उसके लिए क्या सही रहेगा, जो कि एक गिवन क्राइटेरिया या एक सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स पहले से दिए गए हों, उनमें से किसी चीज़ को चूज़ करना हो। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। ओके, इसका पार्ट ए आंसर है डिसीजन मेकिंग। क्या होता है, ये प्रोसेस है जब आपको सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी दिए हों, पूरी सिचुएशन दी गई हो, उसमें से आपने कुछ कोर्स ऑफ एक्शन है उसमें से देखना है कि आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है, दैट इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। Dash means that we are able to express ourselves both verbally and non-verbally so that our ideas are effectively transmitted to others। ये मैंने उसमें भी पढ़ाया था कम्युनिकेशन स्किल में भी कि जब इफ़ेक्टिवली किसी चीज़ के ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो उस वक्त कौन सी कम्युनिकेशन यूज़ होती है, दैट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। पार्ट डी इसका आंसर है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होती है जब इफ़ेक्टिवली ट्रांसमिशन करनी हो आइडियाज़ की, वर्बली एज वेल एज नॉन वर्बली। ओके, चलिए आगे। स्किल
includes the verbal and non-verbal aspect, dash skill includes the verbal and non-verbal aspect। तो कौन सी स्किल है जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आस्पेक्ट जो हैं वो इंक्लूड होते हैं? तो ये है कम्युनिकेशन, पार्ट सी इसका आंसर है। बहुत सिंपल है, आपको वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो स्किल जो इंक्लूड होती है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, जो इसका परफेक्ट आंसर है एक्यूरेट, दैट इज़ कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें भी हैं लेकिन ये इसका पार्ट है। ओके, चलो आगे। डैश इज़ द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू सक्सेसफुली कन्विंस अदर्स। तो कौन सी एबिलिटी है जिससे कोई भी इंडिविजुअल दूसरे पर्सन को सक्सेसफुली कन्विंस कर सकता है, किसी के थॉट्स को या ओपिनियंस को चेंज कर सकता है बाय कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स करके या फैक्ट्स दे के, इस तरीके से जो इस तरीके की एबिलिटी यूज़ करके दूसरे नेक्स्ट पर्सन को उसकी थॉट्स या उसके ओपिनियन चेंज कर सके, उसको बोलते हैं परसुएशन। पार्ट डी इसका आंसर है परसुएशन। ओके, सो परसुएशन क्या होता है? किसी पर्सन की एबिलिटी जब वो किसी और पर्सन को इन्फ्लुएंस करे। वैसे तो इन्फ्लुएंस जो है वो एक अलग से एबिलिटी है, वो भी किसी और पर्सन को कन्विंस करता है, चेंज करता है, लेकिन वो एक सॉफ्ट स्किल है। इन्फ्लुएंस जो होता है ना, अगर इन्फ्लुएंस की बात करें, ये भी कन्विंस करता है, ये भी किसी पर्सन को चेंज करता है, शेप कर सकता है। जैसे किसी की एग्जांपल ले लो, जैसे आप किसी को बड़ा पसंद करते हो, किसी लीडर को, किसी को भी, किसी हीरो को, तो उससे आप क्या प्रेरणा लेते हो, इन्फ्लुएंस होते हो, वो भी क्या करता है, वो भी आपकी लाइफ को कन्विंस करता है, चेंज करता है, शेप करता है, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट मैनर में होता है। ठीक है, और यहाँ पे थ्रू आर्ग्यूमेंट्स या फैक्ट्स के थ्रू होता है। इतना सा डिफरेंस है दोनों के बीच। और इन्फ्लुएंस जो होता है वो होता है एक सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, और परसुएशन थोड़ा सा अलग है। ओके, चलिए आगे। मैच द फॉलोइंग कम्युनिकेशन चैनल विद देयर डिस्टिंग्विश टाइप। ठीक है, तो इनको इनके साथ हम मार्क करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे टेलीविज़न से। टेलीविज़न क्या है? ना तो वो सोशल मीडिया है, ना प्रिंट है, ना ये है। तो टेलीविज़न है कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ठीक है, ए का पार्ट, ए का जो आंसर है वो है सेकंड पार्ट। ब्लॉगिंग क्या है? सोशल मीडिया, ये भी ठीक है। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? पीरियोडिकल्स वो होते हैं जो थोड़े थोड़े टाइम पे बाद पब्लिश होते हैं, जनरली मैगजीन्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, इनको हम पीरियोडिकल्स बोलते हैं, जो कि क्या है? प्रिंट मीडिया। और कलेक्शन साइट्स क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें बहुत सारी साइट्स की कलेक्शन हुई होती है, उसको बोलते हैं कलेक्शन साइट्स। तो देख लो, ए का सेकंड, बी का 1 और सी का 4th, डी का 3rd। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ए का सेकंड, बी का 1, सी का 4th और डी का 3rd। इसका आंसर है 3rd। Which one of the following is not the tool for synchronous interaction? तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सिंक्रोनस इंटरेक्शन क्या होती है। ठीक है, सिंक्रोनस इंटरेक्शन कौन सी होती है? सिंक्रोनस वो होती है जिसमें मतलब इंस्टेंट जो है वो रिप्लाई आता है, जल्दी रिप्लाई या जल्दी फीडबैक आ जाए, उसको बोलते हैं सिंक्रोनस इंटरेक्शन। और इसके अपोजिट है एसिंक्रोनस, जिसमें लेट रिप्लाईज आते हैं, जिसमें रिप्लाईज बहुत ही कम आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो इन सब में से कौन सा है जो सिंक्रोनस इंटरेक्शन का पार्ट नहीं है, का टूल नहीं है? तो वो है टेक्स्ट बुक्स, क्योंकि टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो रिप्लाई नहीं देती हैं। लाइव स्ट्रीमिंग करोगे तो भी सिंक्रोनस है, चैट में भी सिंक्रोनस, उसका भी रिप्लाई आ जाता है। या वॉइस में अगर बात करूँ तो रियल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, या फिर वॉइस मैसेजेस वगैरह भी हो सकते हैं जिसका जल्दी रिप्लाई आ जाता है, दैट इज़ सिंक्रोनस इंटरेक्शन। सो इसका आंसर है पार्ट डी, टेक्स्ट बुक्स। Which type of communication is called as public relations? तो किस तरीके की कम्युनिकेशन को पब्लिक रिलेशंस कहा जाता है? तो क्या आंसर होगा? किस तरीके की कम्युनिकेशन को पब्लिक रिलेशन कहा जाता है? अक्रॉस कम्युनिकेशन को, इंटरनल कम्युनिकेशन को, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को? तो इसका आंसर है पार्ट बी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को ही कहा जाता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को ही कहा जाता है पब्लिक रिलेशंस, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ही बिल्ड करते हैं पब्लिक रिलेशंस कैसे हैं किसी पर्सन के, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज पब्लिक रिलेशंस? तो किस टाइप की कम्युनिकेशन को बोला जाता है पब्लिक रिलेशंस? तो इसका आंसर है पार्ट डी, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो
क्या होती है उसको ही बोला जाता है पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। क्योंकि पब्लिक रिलेशंस होते क्या है, पब्लिक रिलेशंस होती क्या है, ये तब होती है जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम्युनिकेट करती है अपनी पब्लिक के साथ, ठीक है। और यहाँ फिर दो पार्टीज़ के बीच में जब कम्युनिकेशन होती है ताकि वो दोनों पार्टीज़ को हेल्पफुल रहे वो कम्युनिकेशन, उस तरीके की कम्युनिकेशन को बोला जाता है, उस तरीके की कम्युनिकेशन को बोला जाता है पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। तो और ये कौन सी कम्युनिकेशन आती है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये नहीं होती है, क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी रिलेशंस बिल्ड करती है लेकिन वो पर्सनल रिलेशंस बिल्ड करती है। जब पब्लिक रिलेशंस की बात कही जाती है तो पब्लिक रिलेशंस में एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो है वो यूज़ होती है, जो कि इनकी कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। ओके, चलिए। आइडेंटिफाई द स्किल्स प्रमोटेड बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो कम्युनिकेशन से कौन सी स्किल्स जो हैं वो प्रमोट होती हैं, तो इसका आंसर आपको क्या लगता है, रीडिंग और लिसनिंग जो है वो प्रमोट होती हैं, क्योंकि लिसनिंग एंड हेल्पिंग नहीं होगा, हेल्पिंग एंड स्पीकिंग नहीं होगा, स्पीकिंग एंड राइटिंग भी नहीं होगा, क्योंकि स्पीकिंग भी होती है और राइटिंग भी होती है, लेकिन अप्रोप्रिएट जो इसका आंसर है वो है रीडिंग एंड लिसनिंग। यहाँ पे बाकी ऑप्शंस में जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर्स नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे हेल्पिंग की बात की है, यहाँ ये दोनों नहीं हो सकते, स्पीकिंग और राइटिंग इतना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है कंपैरेटिवली रीडिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि गुड कम्युनिकेशन तभी होती है जब लिसनिंग अच्छी हो, ठीक है। स्पीकिंग तो इफेक्टिव होनी ही चाहिए। जब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, स्पीकिंग और राइटिंग दोनों वन वे है, जबकि रीडिंग एंड लिसनिंग टू वे है, रीडिंग और लिसनिंग टू वे होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मल्टीमीडिया कंप्राइजेज ऑफ, तो मल्टीमीडिया में क्या क्या आता है, टेक्स्ट भी होता है उसमें, वीडियो भी होती हैं और ऑडियो भी होती हैं, इसलिए इसका आंसर है पार्ट डी, टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो, तीनों ही मल्टीमीडिया का पार्ट हैं। चलिए, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो इन दोनों को मैच करते हैं। चलिए, इस तरफ है कम्युनिकेशन बैरियर और यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। मैंने कम्युनिकेशन बैरियर बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, तो आई होप यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के साथ रिलेटेड होते हैं। जब प्रॉपरली वॉइस नहीं आ रही है, कोई शोर मचा रहा है, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ पीछे से कोई बोल रहा हो, उस तरीके के, यहाँ लाइट नहीं हो, जब इन्वायरमेंट में डिस्ट्रैक्शंस होने लगती हैं उनको बोलते हैं फिजिकल नॉइसेस। तो इसका आंसर है पार्ट 4। फिजिकल नॉइसेस क्या है, इनऑडिबल वॉइस, ठीक है। और साइकोलॉजिकल नॉइस क्या होते हैं, ये होते हैं एक पर्सन की जो ऑलरेडी मतलब एक पर्सन के ओपिनियंस कह सकते हो या प्री डिस्पोज नोशन, जो एक किसी इंडिविजुअल में ऑलरेडी अपनी उसकी साइकोलॉजी में जो चीज़ें पहले से डली होती हैं उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल नॉइस, जो कि कम्युनिकेशन नहीं होने देते हैं। दैट इसका आंसर है पार्ट 3। और लैंग्वेज क्या होते हैं, लैंग्वेज जब बैरियर आ जाएंगे तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, अलग अलग मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होगी, मीनिंग ही नहीं समझ में आएंगे, ये हो गया लैंग्वेज। और कल्चरल जो होते हैं ये हो गए स्टीरियोटाइप्स। सो यहाँ पे आपका आंसर है पार्ट 1, जिसमें ए जो है, जिसमें आपका आंसर है पार्ट 1, जिसमें ए है, ए का 4th है, बी का 3rd, सी का 1st एंड डी का 2nd। चलिए आगे। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनकोडिंग मीन्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस में इनकोडिंग का क्या मतलब होता है, इनकोड कब होता है, तो इनकोडिंग होती है यूजिंग सिंबल्स टू एक्सप्रेस एन आइडिया, ठीक है पार्ट 1, कि जब हम सिंबल्स को यूज़ करते हैं या वर्ड्स या कुछ भी तरीके से अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, दैट इज़ इनकोडिंग। ओके, नॉइस थोड़ी ना क्रिएट करते हैं हम इनकोडिंग में, ना तो हम इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेटिंग द मीनिंग होता है डिकोडिंग। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, इन सब में से, चारों में से कौन सा एलिमेंट है जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का पार्ट नहीं है, तो वो है रीइंफोर्समेंट। पार्ट 2 इसका आंसर है। फीडबैक भी पढ़ा है हमने, कम्युनिकेशन मीडियम भी होता है, इंटरेक्शन भी होती है, लेकिन रीइंफोर्समेंट उसमें नहीं होती है। रीइंफोर्समेंट एक अलग स्किल है जो कि जिसमें प्रेज़ वगैरह आती हैं, रिवॉर्ड्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, ये अलग है रीइंफोर्समेंट, इसमें भी कम्युनिकेशन का ये पार्ट नहीं होता। चलो, इन कम्युनिकेशन अंडर विच पार्ट ऑफ द प्रोसेस डज एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स फॉल, तो किस प्रोसेस में कब कौन सा प्रोसेस होता है जब एक्सप्रेसिंग द वर्ड्स फॉल करते हैं, जिसमें कौन एक्सप्रेस करता है, सेंडर एक्सप्रेस करता है। पार्ट 1 इसका आंसर है, इसमें एक्सप्रेस होते हैं वर्ड्स।
चलिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड, इसमें भी हमने मैच करना है। इस तरफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दी है, इस तरफ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो अगर 1 to 1 कम्युनिकेशन होती है, ये मैंने पढ़ाई भी है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में, बहुत अच्छे से समझाया गया है। 1 to 1 कम्युनिकेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर पर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, 1 to none हो तो होती है इंट्रापर्सनल, क्योंकि वो पर्सन अपने साथ ही करता है कम्युनिकेशन। मैनी टू मैनी कम्युनिकेशन होती है नेटवर्क कम्युनिकेशन। ओके, जिसमें बहुत सारे लोगों से जब वहाँ पे बहुत सारे लोगों से जब कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ नेटवर्क। और जब एक पर्सन कम्युनिकेट करता है विद लार्ज ऑडियंस, विद लार्ज पब्लिक, दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। ओके, सो इसका जो राइट आंसर है वो क्या आएगा, जिसमें ए का फोर्थ है, तो पार्ट 4 इसका आंसर आएगा। ए का फोर्थ है, बी नहीं सॉरी ए का सॉरी इसमें ए का थर्ड है, पार्ट थर्ड इसका आंसर आएगा। ए का थर्ड है, बी का फोर्थ है, सी का, सबको मिला लेना होता है, कहीं कभी कभी ऊपर नीचे हो जाते हैं, इतनी सी गलती की वजह से क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सी का 1 एंड डी का सेकंड है। चलिए, मिल गया ये हमारा आंसर। कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ डैश स्किल्स। तो कम्युनिकेशन कौन सी स्किल्स होती हैं, कौन सी स्किल्स इसमें यूज़ होती हैं, तो किसका पार्ट है ये, सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ अ पार्ट ऑफ सॉफ्ट स्किल्स। हार्ड रफ शॉर्ट थोड़ी ना होंगी, ये होंगी सॉफ्ट स्किल्स। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन इज़ नॉन स्टॉप। नॉन स्टॉप क्या है, नॉन स्टॉप प्रोसेस है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज़ अ नॉन स्टॉप प्रोसेस, अनएंडिंग प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। डैश इज़ द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड्स एंड अटैच सम मीनिंग टू अ मैसेज। तो कौन सा पर्सन होता है जो कि डिकोड करता है मैसेज को और अटैच करता है, कोई मीनिंग देता है। जो डिकोड करता है वो कौन करता है, रिसीवर करता है। रिसीवर डिकोड करता है तो मैसेज को मीनिंग भी रिसीवर ही देता है। ठीक है, सो इसका आंसर है पार्ट ए, रिसीवर। चलिए आगे देखते हैं। द रिस्पॉन्स टू अ सेंडर्स मैसेज इज़ कॉल्ड। जब रिस्पॉन्स आता है सेंडर के मैसेज का तो उसको क्या बोला जाता है, उसको फीडबैक बोला जाता है, जो कि रिसीवर देता है, रिस्पॉन्स देता है सेंडर को। जो भी उसने मैसेज दिया होगा, जो भी कम्युनिकेट किया होगा, बोला होगा, उसका फीडबैक आता है, वो वही होता है रिस्पॉन्स, जो कि सेंडर के मैसेज का आता है। चलिए आगे। तो डैश कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो कौन सी चीज़ है इनमें से, चारों में से, जो कि क्या करती है, जो कि बैकग्राउंड, जो कि सिमिलरिटी बताती है सेंडर और रिसीवर के बीच में, ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड्स। ठीक है, उनके बैकग्राउंड्स की अगर सिमिलरिटी हो तो वो क्या आएगा, फिजिकल तो इन्वायरमेंट होता है, लेकिन इसका जो एक्यूरेट आंसर है वो है कल्चरल, क्योंकि कल्चर में बैकग्राउंड की सिमिलैरिटी होती है दो पर्सन्स के बीच में। ठीक है, कल्चर का जो होता है वो बैकग्राउंड होता है किसी पर्सन का। क्योंकि एक अगर सोशल की बात करूँ तो सोसाइटी में अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग होते हैं, तो वो जो है वो सिमिलैरिटी उसमें नहीं आती सेंडर और रिसीवर के बीच में। जब कल्चर की बात होती है तो सिमिलर बैकग्राउंड होता है दोनों का, तो इसका आंसर भी डी ही था। चलो आगे। डैश रेफर्स टू द ऑल फैक्टर्स दैट डिस्टर्ब्स द कम्युनिकेशन। ये बहुत बार बता चुकी हूँ कि क्या होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करते हैं। वो होता है नॉइस, इसका आंसर है बी, नॉइस। इन्वायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज डैश नॉइसेस। ये भी मैंने आपको भी बहुत बार बताया कि इन्वायरमेंटल बैरियर्स को ही क्या बोला जाता है, फिजिकल नॉइसेस जो होते हैं वो इन्वायरमेंटल बैरियर्स होते हैं, जो कि साउंड नहीं आ रही, लाइट नहीं आ रही। ठीक है, तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स होती हैं, उसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन ना हो उसको बोलते हैं फिजिकल नॉइसेस। आवर ड्रेस कोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कम्युनिकेशन। तो ड्रेस कोड से जब कम्युनिकेट करते हैं, किसी की अपीयरेंस से कम्युनिकेट करते हैं, ड्रेस कोड से कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगा, रिटन भी नहीं होगा, स्पोकन भी नहीं है, क्योंकि इसमें बोला नहीं जाता, देख के उसको ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज़ नॉन वर्बल। लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ
तो ये सब क्या हैं तीनों, लेटर, ईमेल और टेलीफोन, ये मैसेज हैं या फीडबैक हैं, तो ये सब क्या हैं तीनों, तो ये है चैनल। ठीक है, तो ये चैनल के थ्रू कम्युनिकेशन होती है। अगर सेंडर ने कोई मैसेज भेजना है वो लेटर भेज देता है, लेटर जो है वो चैनल है। ईमेल कर देगा तो तब ईमेल चैनल बन जाता है, टेलीफोन कर दे तो टेलीफोन भी, ये तीनों ही चैनल हैं। चलो, डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड्स टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन एट्सेट्रा। तो ये किस में यूज़ होते हैं, कौन सी कम्युनिकेशन होती है जिसमें बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेशन होती है, फेशियल एक्सप्रेशन से होती है, टोन से कम्युनिकेशन होती है। दैट इज़ पार्ट ए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत सिंपल है ये। अगर इस तरीके का क्वेश्चन कोई आए तो आपने अगर ज़्यादा ना भी पढ़ा हो तो भी हर एक पर्सन 90% तक चांसेस हैं कि हर एक पर्सन इसको कर सकता है पेपर। When there is a similarity of background between the sender, ये मैंने बता दी, ये तो कल्चर होता है जिसमें सेंडर और उसके बीच में सिमिलैरिटी होती है। एंड रिसीव सच एज एज, लैंग्वेज, नेशनैलिटी, रिलीजन, जेंडर, देन इट इज़ कॉल्ड डैश कॉन्टेक्स्ट। तो ये मैंने आपको बता दिया कि जब सिमिलर बैकग्राउंड की बात करें तो यहीं से समझ जाओ सिमिलर बैकग्राउंड है तो इसका आंसर है कल्चरल। ठीक है, पार्ट बी इसका आंसर, सिमिलर बैकग्राउंड रिसीवर और सेंडर के बीच में कब होता है, जब उनका सेम कल्चर हो, तो इसको ही बोला जाता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए, द इंफॉर्मेशन विच इज़ ट्रांसफर टू द रिसीवर हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। तो कौन सा प्रोसेस है जिसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले ट्रांसफ़र हो जाती है रिसीवर के पास, उसके बाद रिसीवर उसको इंटरप्रेट करता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकोडिंग। ठीक है, रिसीवर के पास पहले मैसेज पहुंचता है, फिर रिसीवर उसको डिकोड करता है। ठीक है, जिसको बोला जाता है इंटरप्रेटिंग ही बोला जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकोडिंग। चलिए, आज का हमारे जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज़ वो यहीं ख़त्म होते हैं। 50 के करीब हमने क्वेश्चंस जो है वो कवर किए हैं। हमारा 250 प्लस तक का मोटो है, 250 प्लस तक मैंने आपको एमसीक्यूज़ करवाने हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, और अगर इस पे क्वेश्चंस आएँ तो बच्चों के नंबर जो हैं वो पूरे बनने चाहिए, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है। बस कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही इजी है, आराम से करो, आराम से समझो। जितना आप एमसीक्यूज़ करोगे उतनी ही आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ेगी टॉपिक को लेके। तो चलिए, ख़त्म करते हैं आज का टॉपिक। कल फिर करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। थैंक यू सो मच एंड बाय।